ना तो इनको स्वाभिमान की जिंदगी जीने का मौका मिलता था। धन्य डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने संविधान में व्यवस्था दे करके गए तो इस देश की हमारी बेटियां भी पढ़ने लगी। ये किसकी बदौलत? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की बदौलत। वरना चाहे जिस समाज की बेटी होती उसको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। दूसरा, वोट का अधिकार। इस देश में जितने भी लोग संविधान कमेटी में थे उनकी सबकी इच्छा थी कि वोट का अधिकार उसको दिया जाए जिसके पास स्नातक शिक्षा हो। वोट का अधिकार उसको दिया जाए जो बड़ी लगान जमा करते हो। वोट का अधिकार उसको दिया जाए जो बड़े काश्तकार हो। लेकिन धन्य डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, जिन्होंने लड़ करके संघर्ष करके, एक आदमी को इधर बगल बैठ जाओ, बच्चों को शांत करा दिया, लड़ करके झगड़ करके सबको वोट का अधिकार बराबर का दिलाने का काम अगर किसी ने किया तो वो है बाबा साहब। वरना स्नातक डिग्री जब मांगी जा रही थी तो शायद यहां जितने लोग बैठे इनमें किसी को वोट का अधिकार नहीं मिलता, क्योंकि जब पहले इनको पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं था तो इनके पुरखे और इनके खानदान में स्नातक डिग्री कहां से होती। और अगर स्नातक डिग्री का मानक माना जाता तो आज इन सबको वोट का अधिकार नहीं होता। साथियों, बड़ी मेहनत करके बाबा साहब ने सबको वोट का अधिकार बराबर का दिया, चाहे इस देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो और चाहे गांव का कोई गरीब व्यक्ति हो। वोट की कीमत और महत्व बराबर का है। और तीसरी चीज, आरक्षण। ये देश दोहरी गुलामी का शिकार था मेरे साथियों। एक तो अंग्रेजों का और दूसरे इस देश के रहने वाले बड़े बड़े राजे रजवाड़ों का। राजे रजवाड़ों की गुलामी कौन करता था? इस देश के कुछ लोग करते थे। वो कुछ लोग कौन से लोग थे? जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, राजनीतिक रूप से, यानी हर तरह से जो पिछड़े थे वो दोहरी गुलामी करते थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा ये दोहरी गुलामी करने वाले लोगों की गुलामी नहीं खत्म होगी। ये देश आजाद हो जाएगा तो अंग्रेजों की गुलामी तो खत्म हो जाएगी, लेकिन जो इस देश के बड़े बड़े राजे रजवाड़ों की गुलामी है वो तब तक नहीं खत्म होगी जब तक ये पिछड़े भी अगड़े नहीं बन जाएंगे। इसके लिए बाबा साहब ने आरक्षण देने के लिए एक साइमन कमीशन कमेटी मंगाई और जितने लोग इस देश में आरक्षण ना लागू हो ये चाहते थे, वो सारे लोग उस कमेटी का विरोध कर रहे थे। लेकिन धन्य डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, उन्होंने लड़ाई लड़के संघर्ष करके साइमन कमीशन इस देश में मंगाने का काम किया। दिन भर तो सर्वे कराते थे कमेटी के साथ और रात में उन पिछड़ों के मोहल्ले में जाते थे और जाकर के बाबा साहब कहते थे कि कल आपके गांव में भी साइमन कमीशन कमेटी के लोग आएंगे, आप भी अपनी सही बात बता देना। मेरे साथियों, जिन लोगों ने बाबा साहब की बात को माना और कुछ लोग बाबा साहब की बात को नहीं माने, वो अपने दुश्मनों की बात को मान गए। जैसे बाबा साहब उस गांव से निकलते थे वैसे उस गांव में वो लोग भी पहुंच जाते थे जो आपको आरक्षण नहीं देना चाहते थे। वो जाकर के क्या कहते थे कि बाबा साहब तो नहीं आए थे, तो लोग बताते थे कि हाँ बाबा साहब तो आए थे। पूछते थे क्या कह के गए, तो लोग बताते थे कि बाबा साहब कह करके गए हैं कि कल अगर साइमन कमीशन कमेटी के लोग आपके गांव में आएंगे तो आप भी अपनी सच्चाई बता देना। तो वो लोग क्या कहते थे कि अगर आप लोग बाबा साहब की बात को मान गए तो आप SC ST में हो जाओगे, आप
नीच हो जाओगे, छोटी जाति में हो जाओगे। ये मेरे साथियों, जिन लोगों ने बाबा साहब की बात को माना, जिन लोगों ने बाबा साहब की बात को माना, उनका नाम सूची में दर्ज हो गया। वही लोग हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। समतल एरिया के लोग अनुसूचित जाति और पहाड़ी क्षेत्रों के लोग अनुसूचित जनजाति। और जिन लोगों ने बाबा साहब की बात को नहीं माना, अपने दुश्मनों की बात को माना, वो क्या रह गए? पिछड़े के पिछड़े। सर्वे तो पिछड़ों का हो रहा था। तमाम हमारे बैकवर्ड के लोग कहते हैं कि बाबा साहब तो SC ST को आरक्षण देके चले गए। नहीं, बाबा साहब जितने लोग भी इस देश में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक हर तरह से पिछड़े थे और दोहरी गुलामी के शिकार थे, उनको सबको आरक्षण देने के लिए सामंत कमीशन मंगाए थे। जिन लोगों ने बाबा साहब की बात को माना, वो SC ST, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में हो गए, और जो अपनी दुश्मनों की बात को माने, वो पिछड़े के पिछड़े रह गए। वही है आज कौन? पाल, मौर्य, बिंद, मल्लाह, निषाद, बघेल, मौर्य, साक, सैनी, प्रजापति, विश्वकर्मा, लोहार, यानी जो भी बैकवर्ड की जातियां हैं, वो बैकवर्ड इसलिए रह गए जो बाबा साहब की बात को नहीं माने। लेकिन धन है डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, उन्होंने संविधान में एक ऐसी व्यवस्था दिया कि आर्टिकल 340 के तहत फिर से सर्वे करा करके इनको आरक्षण दे दिया जाए। 1952 में सामंत कमीशन की रिपोर्ट आई और 55 में कमेटी बनी और 55 में रिपोर्ट आ गई। लेकिन फिर भी पिछड़ों का आरक्षण इस देश के हुकूमत करने वाले लोगों ने नहीं दिया। बाबा साहब ने कहा था कि संविधान तो मैंने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन अगर संविधान लागू करने वालों की नीयत साफ नहीं रही, ये संविधान अच्छा काम नहीं कर पाएगा। यानी आर्टिकल 340 के तहत व्यवस्था भी थी और सर्वे करके काका कालेलकर आयोग की कमेटी से रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन फिर भी आरक्षण आपको नहीं मिला। आरक्षण कब मिला? 90 में। कैसे मिला? 89 में बहुजन समाज पार्टी के 3 सांसद जीत करके आ गए। बिजनौर से बहन कुमारी मायावती जी, पंजाब से हरभजन सिंह लाखा जी और आजमगढ़ से रामकृष्ण यादव जी। तब मानवर कांसी राम साहब ने मान्या बहन जी से कहा कि तीनों सांसदों को लेकर के पार्लियामेंट आप तब तक नहीं चलने देंगी जब तक पिछड़ों का आरक्षण लागू नहीं हो जाता। और माननीय साहब खुद वोट क्लब बोर्ड पर रैली करना शुरू किए, धरना करना शुरू किए, और ये पूरा बहुजन समाज पूरे देश में आंदोलन शुरू किया कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। हे मेरे साथियों, तब इस देश के प्रधानमंत्री VP सिंह जी थे और प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल जी रहे। चौधरी देवीलाल जी ने माननीय कांसी राम साहब से कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपको, जो आप शिरोकार समाज में तो जन्म लिए लेकिन पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तब माननीय कांसी राम साहब ने कहा कि चौधरी देवीलाल साहब, आप तो पिछड़े में जन्म लिए हो ना, आप भी मेरे साथ लड़ाई में आ जाओ। तब उन्होंने कहा कि कहीं राजा VP सिंह जी मुझे इस कुर्सी से ना हटा दें, इसलिए उन्होंने इस बात में साथ नहीं आ रहे थे। लेकिन माननीय साहब ने कहा कि चौधरी देवीलाल जी, आप पिछड़ों के आरक्षण में मेरे साथ आ जाओ। तो दिल्ली के, बोला मत करिए भाई, मेरी लाइन कटने लगती तुरंत, लिख के तो बोल नहीं रहा हूं, एक एक चीज सोच बोलना है, बोलते तो डिस्टर्ब हो जाता है। तुरंत दिल्ली के बगल पानीपत में माननीय साहब और चौधरी देवीलाल जी की मुलाकात का तय हुआ, और वहां जब माननीय साहब ने समझाया तो चौधरी देवीलाल जी ने कहा कि मैं चल रहा हूं, अभी दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। और जैसे वो चले तैसे माननीय VP सिंह जी ने माननीय साहब से बात किया और कहा कि आइए बैठ के बात हो जाए, जो आप कहेंगे हम मान लेंगे। तुरंत ही भाजपा के लोग उस वक्त VP सिंह सरकार को समर्थन दिए थे
भाजपा के लोगों ने इसलिए समर्थन वापस ले लिया कि आप पिछड़ों का मंडल कमीशन क्यों लागू करा रहे हो। बीपी सिंह जी ने कहा माननीय साहब से कि भाजपा के लोग तो समर्थन वापस ले लिए, आप अपने तीनों सांसदों का समर्थन दे दो और जिस भी विभाग का कहोगे केंद्र में बहन जी को कैबिनेट का मंत्री बना देंगे। माननीय साहब मान्या बहन जी ने कहा कि कैबिनेट का मंत्री नहीं बनना है। जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब, इनको आज तक बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के बल पर लोग हुकूमत तो करते हैं, लेकिन उनको इस भारत रत्न की उपाधि इस देश के हुकूमतकर्ता लोगों ने नहीं दे पाए। पहले तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब को भारत रत्न की उपाधि दे दो और दूसरे नंबर पर जिनको 35 साल हो गया आरक्षण नहीं मिला, इन पिछड़ों को मंडल कमीशन लागू करा करके इनको आरक्षण दे दो। ए मेरे सम्मानित साथियों, तब जाकर के आपको आरक्षण मिला 35 साल बाद, क्योंकि 52 में कमेटी बनी, 55 में रिपोर्ट आ गई और पिछड़ों का मंडल कमीशन लागू कब हुआ? 90 में। 55 से 90 तक कितने साल हो गए? 35 साल। हे मेरे पिछड़े ओबीसी समाज के लोगों, जरा गौर करिए इस बात पर। 35 सालों तक आपको आरक्षण नहीं दिया इस देश के हुकूमतकर्ता लोगों ने। वोट का अधिकार भी बाबा साहब सबको देकर के चले गए। वोट पढ़ना कब शुरू हुआ? 1952 में। बीएसपी का गठन कब हुआ? 1984 में। 52 से 84 तक कितने साल बीत गए? लगभग 32 साल। 32 सालों तक ये पिछड़े समाज के लोगों, ये 52% आबादी वाले लोगों की राजनीतिक भागीदारी मात्र 1.5 से 2% मिलती थी। ये तो धन्य है माननीय कांसी राम साहब मान्या बहन जी, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई और तब जाकर के एक नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, हिस्सेदारी। तब इसके तहत दर्जनों टिकट मौर्य को, दर्जनों टिकट पाल को, दर्जनों टिकट प्रजापति को, दर्जनों टिकट विश्वकर्मा को, लोहार को, नाई को, राजभर को, कुर्मी को, पटेल को, यादव को, सचान को, मुस्लिम को, हर समाज के लोगों को, जिसको कभी नहीं मिलता था उनको भी अगर भागीदारी देने का काम किसी ने किया तो ये बहुजन समाज पार्टी ने किया। ये मेरे साथियों, अभी 2022 में जो चुनाव हुआ है, इसमें बहुत बड़ा धोखा आपके साथ हुआ। किसके साथ धोखा हुआ? मुस्लिम अल्पसंख्यक के साथ, पिछड़ा के साथ, एससी एसटी के साथ और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के साथ। धोखा क्या हुआ? महंगाई बहुत आ गई है, इस देश का नौजवान परेशान है, छात्र परेशान है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, छोटा व्यापारी परेशान है, आम जनमानस परेशान है, जंगल राज कायम है, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, आम जनता परेशान है। अभी लखनऊ के अंतर्गत धर्मेंद्र पाल को 4-5 दिन पहले गोलियों से भून करके हत्या कर दी गई। जनपद कानपुर देहात में एक जमीन के विवाद में ब्राह्मण समाज की मां और बेटी को बुलडोजर चढ़ा दिया गया, उसमें वो मर गए। अगर जमीन का कोई विवाद था तो प्रशासन को वो विवाद समझा बुझा करके सुलझा लेना था, तुरंत बुलडोजर चलाने की जरूरत नहीं थी। जनपद उन्नाव में तहसील सभीपुर निवासी अनुसूचित जाति की बेटी 15 साल जिसकी उम्र थी, उसको अभी उसकी लाश मिली है, उसकी हत्या कर दी गई। उसमें जो सामूहिक बलात्कार मालूम पड़ रहा है, जो वहां की जांच आई है। अभी उमेश पाल इलाहाबाद के हैं, कल दिन दहाड़े 5:30 बजे दिन में
उनकी हत्या हो जाती है। आपके इसी औरैया में भी अभी पाल समाज के लोगों ने बताया कि उनका भी विवाद चल रहा है। भाजपा के लोगों की एफआईआर दर्ज हो रही, लेकिन पाल समाज के लोगों की एफआईआर नहीं दर्ज हो रही है। एकदम जंगल राज कायम है, आम जनता सहमी है, डरी हुई है। लेकिन मेरे साथियों, इस चुनाव के वक्त जो 22 में चुनाव बीता है, उसमें मुस्लिम समाज को खास तौर पे ज्यादा डराया गया। क्या कहा गया कि भाजपा को हराने के लिए लड़ाई गलत दिखा दी गई कि ताकि समाज उधर चला जाए। भाजपा के प्रचार तंत्र ने इसलिए दिखाया कि अगर मुस्लिम समाज पूरा चला भी जाए तो समाजवादी के साथ तो 20% मुस्लिम और 8% समाजवादी का बेस वोट कितना हो गया 28 और 2-3% माहौल का 29, 30, 31 पॉइंट कुछ आते आते समाजवादी खड़ी हो गई। यही बेस वोट मिला उनका। लेकिन अगर ईमानदारी से भाजपा के प्रचार तंत्र ने जो गलत दिखाया, अगर ये सही दिखाया गया होता तो बीएसपी का SC ST खाली 26% और 20% अगर मुस्लिम आता तो कितना हो जाता 46 और जो बैकवर्ड समाज है 52%। ये जो समाजवादी को लड़ाई में देखा, बीएसपी को डमी दिखाया गया कि बैकवर्ड जानता है कि अगर समाजवादी आ गई तो पूरे बैकवर्ड का हिस्सा एक ही परिवार के लोग खा जाएंगे। तो वो कहां चला गया, बिना मांगे भाजपा में चला गया। लेकिन अगर SC ST और 20% मुस्लिम इकट्ठा हो जाए 46% और अगर हमारा पिछड़ा बैकवर्ड 30% भी अगर आ जाए तो 46, 30, 76 और 2-3-4% और हो जाएगा 80%। अगर 50% भी वोट पड़ा तो बीएसपी को वोट परसेंटेज कितना हो जाएगा 40 और अगर 60-65 पड़ गया तो हो जाएगा 42-45 और अगर 42-45 वोट हो गया तो भाजपा के मेरे साथियों गांव से लेकर के लोकसभा तक कहीं खाता नहीं खुलेगा। ये भाषण नहीं है, ये सच्चाई है। क्योंकि 2007 का चुनाव जब हुआ था, 2007 में जब अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज, पिछड़ा समाज, SC ST समाज और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज जब साथ में बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा हुआ तो पूर्ण बहुमत से मान्या बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई थी कि नहीं? बन गई थी ना। लेकिन 2007 में भाजपा को किस सीट पे कितना वोट मिला था? ये कौन सी विधानसभा है? औरैया में भाजपा 2007 में कितना पाई थी? 12 में 80% सीटों का जो मैंने आंकड़ा निकाला है लिखा पढ़ी में, नहीं यार 80% सीटों पर 4000, 6000, 8000, 10000 वोट मिला था। हमारे यहाँ एक अनिल तिवारी मंत्री जी लड़ रहे थे बीकापुर से 6600 वोट, गोसाईगंज में गोकरण द्विवेदी जी 4600 वोट, टांडा से भाजपा को मिला 2200 वोट, रुदौली से मिला 3300 वोट। कब? 7 और 12 में। कब? जब मुस्लिम बैकवर्ड, अति बैकवर्ड, SC ST और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज जब बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा हो गया तब। और वहीं जब 12 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, जब आप इधर उधर गुमराह हुए तब भाजपा 13 छोड़ 14 में केंद्र की सरकार बना दी। आज फिर मैं कह रहा हूं, बीएसपी कभी न खत्म हो सकती न कमजोर हो सकती। एक साजिश की गई थी और इस साजिश को हम साफ करके आप लोगों को बता रहा हूं कि फिर से सभी लोग इकट्ठा हो जाओ। आने वाले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के अलावा किसी की हुकूमत नहीं होने वाली। आप जान रहे हो ना किस तरह लोग परेशान हैं। अभी भाजपा ने यही नगर पंचायत, नगर पालिका, टाउन एरिया, वार्ड का चुनाव शुरू हुआ है। इसमें फिर से षड्यंत्र किया पिछड़ों के साथ
ईमानदारी से बताइए, अगर भाजपा के लोग सही रूप में पिछड़ों का, एससी का, एसटी का अगर आरक्षण लागू कर दिए होते, क्या किसी को कोर्ट जाना पड़ता? और अगर कोर्ट नहीं जाना पड़ता तो कोर्ट का कोई निर्णय नहीं आता, और कोर्ट का निर्णय नहीं आता फिर भाजपा को, लोगों को कोई नाटक नहीं करना पड़ता। क्या नाटक कर रहे हैं? पिछड़ो, आपका सर्वे कराएंगे, कमेटी बनाएंगे, फिर आरक्षण दिलाएंगे। अरे अगर पहले ही सही आरक्षण दे दिए होते तो ये नाटक करने की जरूरत कोई पड़ती? उधर बैकवर्ड वाले क्या कह रहे हैं, हमारे समाजवादी के नेता, कि जब तक सही आरक्षण लागू नहीं हो जाएगा तब तक हम आंदोलन करेंगे। अरे आंदोलन क्या करोगे? पहले क्या किया इसको आम जनता जानती है। जरा आप मेरा साथ दीजिएगा, जो मैं बोलूंगा उसका जवाब आप लोग दीजिएगा कि लोकसभा में प्रमोशन का, आरक्षण का बिल किसने फड़वाया? 5 लाख की भर्ती रोक किसने लगवाया? सावन गौतम जी सभी ग्रुपों जो आपका अधिकारियों में प्रमोशन हुआ था, तहसीलदार से एसडीएम, डीवाईएसपी से एसपी, इनको डिमोशन करके अपमानित किसने कराया? ठेकेदारी में बहन जी ने नौजवानों के रोजगार के लिए आरक्षण दिया था। ये ठेकेदारी का आरक्षण किसने खत्म कराया? और बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों के नाम से जिला बना करके माननीय बहन जी ने सम्मान देने का काम किया। ये सभी जिला किसने खत्म कराया? समाजवादी ने। पहले क्या किए सब जान रहे हैं, और आगे आप क्या करोगे ये कोई नहीं जान रहा। साथियों, बहन जी ने तमाम महापुरुषों के नाम से जिला बनाया। प्रबुद्ध नगर, भीमनगर, पंचशील नगर, महामाया नगर, जोधबा फूले नगर, कांशीराम नगर, छत्रपति साहू जी महाराज नगर, रमाबाई अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर, कबीर नगर, ये जिला किसने बनाया? और ये किसके नाम बनाया? बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों के नाम। और इस समाजवादी ने इन सभी महापुरुषों के अपमान करके इनके जिले का नाम बदलने का काम किया कि नहीं किया? और आज एक समाजवादी के राष्ट्रीय महासचिव जी क्या बोलते हैं कि जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा बने योगी जी, तो उन्होंने, जो पहले मुख्यमंत्री थे, उनकी कुर्सी गंगा जल से धुलाई गई। तो कह रहे हैं बड़ा अपमान हो गया। तब तक उनको नहीं पता था कि हम बैकवर्ड हैं कि शूद्र हैं। जब कुर्सी धुली गई 5 साल बीतने के बाद, तब क्या कह रहे हैं? आज मुझे मालूम हुआ कि मैं भी बैकवर्ड और शूद्र हूं। इसका मतलब 5 साल तक समाज का नुकसान करते रहे, उनको पता ही नहीं था। भाजपा के लोग क्या कहते हैं? भाजपा के लोग कहते हैं कि आपका वोट तो हम राशन दे के ले लेंगे। ये मेरे साथियों, मेरी माताओं, बहनों, मेरे भाइयों, क्या बाबा साहब ने इसीलिए आपका वोट का अधिकार दिया था? बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया था। और बाबा साहब की जहां तस्वीर देखते हो, एक हाथ में संविधान और एक हाथ में इशारा। क्या इशारा करते हैं कि संविधान में मैंने वोट का अधिकार आपको दिया है, इस वोट के अधिकार के बल पर देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी ले लो, ताकि मेरा बनाया हुआ संविधान पूरी तरह लागू करा सके। लेकिन ये मेरे साथियों, बाबा साहब ये नहीं जानते थे कि मेरा समाज 5 किलो राशन पर वोट बेच देगा। 1 यूनिट पे कितना किलो मिलता है? 5 किलो। और ये जब फ्री में नहीं मिलता था, इसका दाम कितना था? 2 रुपए, 2.5 रुपए था ना। अगर 3 रुपए मान लो तो 5 किलो के 3 रुपए के साथ दाम कितना हुआ? 5 तिहाई 15 रुपया। वाह मेरे भाई, 15 रुपए फ्री राशन लेकर के बाबा साहब की मेहनत पर पानी फेर दिया। उनके दिए हुए अधिकार को बेच दिया आपने। हे मेरे साथियों, माताओं, बहनों, आप अगर राशन लेने दुकान पे जाते हो, जैसा राशन लेके निकलते हो, कोई भाजपाई बैठा रहता है।
और क्या कहता है, हे माता जी, हे भाई साहब, मोदी जी के राज में फ्री पायो ना? तो कहा हाँ भैया मिला तो फ्री। बड़ा खुश हो जाते हैं, लेकिन जैसे घर पहुंचते हैं तैसे अगर माई कहें हे बिटवा जा तनी सरसों तेल 1 लीटर लेता हुआ, तो सरसों तेल कितने में होगा है? 200 250। पहले कितने में रहा? 50-60 में, 40-50 में रहा ना, अब 200, यानी 15 रुपया की 1 यूनिट में खाली राशन फ्री दीहीन और 200 के तेल 1 बोतल में ले, यानी तुहार 1 चीज में कचूमर निकाल लिया। ओकरी बाद पेट्रोल कितने में होगा? 50-60 वाला 100 में, डीजल कितने में होगा? दाल कितने में होगे? बर्तन कितने में होगे? कपड़ा कितने में होगा? कौनो चीज सस्ता हुआ है? सब महंगा होगा। ए मेरी माताओं, बहनों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप बता दो भाजपा वालों से कि हमें राशन नहीं चाहिए, हमें बच्चों की पढ़ाई अच्छी चाहिए। जो मान्या बहन जी बेटियों को साइकिल दे रही थी, पैसा दे रही थी, क्या मिल रहा? नहीं मिल रहा। जो मान्या बहन जी ने लाखों लाख नौकरी दिया, भाजपा के लोगों से कह दो कि मुझे फ्री राशन नहीं चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, बेटी बेटाओं को नौकरी चाहिए, जैसे बहन जी ने नौकरी दिया था। लाखों नौकरी, उसमें सफाई कर्मी, लाखों नौकरी 4 क्लास, लाखों नौकरी मास्टर की, लाखों नौकरी पुलिस की, लाखों नौकरी गार्ड की। हे मेरे भाइयों, जब बेटा और बेटी नौकरी पा गई तो अच्छा राशन भी घर में ले आएगी, अच्छा कपड़ा भी ले आएगी, और जरूरत पड़ी तो दवाई भी अच्छी कराएगी, और अच्छी पढ़ाई भी बच्चों को करा देगी। सही है कि गलत? लेकिन आप लोग 5 किलो राशन पायो, लायक घरे वोट गया हो फ्री में। ये बच्चों का फिक्र नहीं है आपको। ये मेरे साथियों, भाजपा के लोगों ने क्या कहा? गैस सिलेंडर फ्री देंगे। गुजरात में, बंबई में, जालंधर में, पंजाब में गैस जानते हो कैसे हो रही है? जैसे पानी की पाइप पड़ती है, ऐसे ही कनेक्शन हो गया। जब कनेक्शन हो गया, किचन तक पाइप पहुंच गई, तब गैस सिलेंडर क्या हो गया? खाली। अब भाजपा वाले सोचने का कहां फेंका जाए, तो कहीं ले चला यूपी में गरीबन की खोपड़ी पटक जाएगा। बड़ा प्यार से कहा कहीं, हे हमारे माता बहना की आंख में आंसू आवत है लकड़ी जलाए से, इनका हम गैस फ्री दे देवे। गैस फ्री पाए गई, लेकिन हे भैया हमारे गए एक जिने के सब्सिडी आई और पड़ोस वाले भैया के नहीं सब्सिडी आई, ये पहुंच गए कहां? एजेंसी। कहीं भैया हमारे पड़ोसी के तो सब्सिडी आए गए, हमार तो नहीं आई। तो कहीं का फ्री में तो ना पाए रहे गैस सिलेंडर? कहीं नहीं भैया, मिला तो फ्री में रहा है। कहीं जब तक भाजपा वाले सूद ब्याज सहित वसूली ना कर रही है, तब तक तो सब्सिडी ना आए। सही रहा कि गलत? लेकिन हमें तुम्हें याद है ना रहा, क्यों नहीं तरस तो लूटता है, ये हमें तुम्हें ना ही याद रहा। हमारे भाई लोग बड़ा खुश हो जात, कहिया 2000 मैसेज आ जाते खाता में। कहां आ जाता है? किसान सम्मान निधि। किसान सम्मान निधि अगर आपके 2000 खाते में आया तो बहुत खुश हो गए आप, लेकिन खाद की बोरी पहले कै किलो रही आपके? आप कै किलो हो गए? 5 किलो कहां गई? 5 किलो कहां चोरी हो गए? वो 5 किलो खादी के दाम अगर पूरे देश में जितनी खाद पड़तों के दाम जोड़ लिया तो के जितना पैसा बने वो कई 1 गुना पैसा तुम्हें सम्मान निधि नहीं आओ। लेकिन तू कहा नहीं सम्मान निधि आओ, और भाजपा वाले पढ़ावत तुम्हें समझ में आ जाता। ये तोहरे लेके तुही के बाटा थी, और तोहर वोट लेके तुही विकास करो, तो तोहरे पीठ पे डंडा बढ़ता। कब समझ में आए? अरे भैया जब भाजपा वाले की रैली होत रही तो गांव के बहरे लाए के बस खड़ियाए दिए, कहा हे माई बहनी भैया बाबू, ही हमारे रैलियन चला चला ओटवा चाहे हथियक दिया, लेकिन चला चला पूरी खियाई पैकेट बनवाए है 200 रुपया थैली में अलग से डाला।
सभी कहीं चला भाई गांव को हुए बड़मनई हुए बस मंगाए हैं इनके बेइज्जती ना हुए चले चली। जब हुआ पहुंचे रैली तो नेताजी का भाषण दीन, इस देश का पैसा विदेशों में रखा है, आना चाहिए कि नहीं? सभी लोगों ने कहा नहीं, आना तो जरूर चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि अगर विदेश का काला धन आ जाए और सबके खाते में 15-20 लाख भेज दिया जाए तब कैसा रहेगा? तब तो सब बड़ा खुश भएगा, अरे तो भगवान आ गया। अब तो वोट इन्हें दिए गए, 15-20 लाख खाते भेजिए। तमाम लोग जोड़े लागे, बड़का भैया, मझिलका भैया, संजिलका भैया, छोटका भैया, पिताजी भाई जिंदा है 5 जने। अगर 20-20 लाख है, 20-25 100 1 करोड़ तो हमारे घरे आ जाए। सही है ना? सभी सोच के घरे आए और कुल वोट दे डाई। कहा? कमल पर। बन गई सरकार। जब सरकार बनी तो कहीं ना फिल्म खाता खुले, जनधन योजना का। ये मेरे भाई इतनी मार भाई, बैंक के सामने इतनी लंबी लंबी लाइन, हमारे माता जी, बहन जी, भाई जी, भैया जी, दादा जी, इतनी लंबी लंबी लाइन लगाए कि कहूं पिछड़ न जाए 20 लाख मेरे खतों में चूप हो जाए। भरी ठंडी, भरी गर्मी, भरी बरसात, खूब लोगों ने खाता खुलवाया, लेकिन आज तक केहू के खाता में एक पैसा ना ही आवा। अलग से महंगाई खोपड़ी चढ़ गई है। बर्तन वर्तन शादी ब्याह चलत बा, खरीदे जात हो ये हमारे माई बहनी भैया लोग है। तो जौन बाल्टी तो है मिलत रही 100-150 के, वो 800-800 1000 मिलत गया। जौन देख मिलत रहा बड़ा वाला 1000-1200 के, आज 2-3 हजार के मिलत बा। सही है कि गलत? तो ऐसे लूट ले है पूरे देश का। ये मेरे साथियों, कितना पैसा इस देश का बाहर चला गया। नीरव मोदी, मेहू चौकसी, कौन कौन, ये सब कहां रहा वाले हो जितना लेके भाग गए? सब गुजरात। ये मेरे साथियों, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जब तक इस देश में बहुजन समाज की हुकूमत नहीं आएगी तब तक बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान पूरी तरह लागू नहीं हो सकता। और जब तक बाबा साहब का संविधान लागू नहीं हो सकता तब तक इस देश का, इन गरीबों का भला नहीं हो सकता। मेरे साथियों, अभी माननीय बहन जी ने 30 तारीख को एक मीटिंग लिया था। बहन जी ने विधानसभा अध्यक्ष जी का रजिस्टर कहाँ है? रजिस्टर कहाँ है? वो जरा दीजिए। वो रजिस्टर कहाँ है? आप रजिस्टर आर्थिक से बोल रजिस्टर दे जल्दी। साथियों, माननीय 30 तारीख को बहन जी ने कहा कि आज इस देश का जितना भी बड़ा आदमी है वो बहुजन समाज पार्टी को देखना नहीं चाहता है। बड़ा आदमी चाहता है कि बीएसपी खत्म हो जाए, लेकिन बहन जी ने कहा कि ये बीएसपी अगर बड़े आदमी चाहते खत्म हो जाए तो इसको जिंदा रखना, इसको चलाना किसकी ड्यूटी है? हम गरीबों की। क्योंकि बहन जी की सरकार में सर्व समाज के गरीबों के लिए काम होता है। ये मेरे साथियों जरा गौर करिएगा। माननीय बहन जी ने अपनी मांग में सिंदूर नहीं डाला। माननीय बहन जी ने कभी हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी। माननीय बहन जी ने कभी अपना घर परिवार नहीं बसाया। क्यों? क्योंकि माननीय बहन जी हम सब के लिए जिंदा है। हम सबके बाल बच्चों को भविष्य बनाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। और हम अपने बहनों को क्या रक्षाबंधन पर त्योहारी नहीं देते गिफ्ट में? बताइए, रक्षाबंधन पर अपनी बहन बेटियों को हम गिफ्ट नहीं देते? पंचमी त्योहारी, खिचड़ी त्योहारों पर अपनी बहन बेटियों को गिफ्ट नहीं देते?